तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी टीजीटी पीजीटी 2026 का विज्ञापन भी जारी नहीं हुआ है और परीक्षा के बारे में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दिसंबर के आसपास परीक्षा हो सकती है। तो अभी करंट अफेयर ये आपके लिए ज़रूरी है कि जो डेली का करंट अफेयर है उसको आप लोग देखते रहें, क्योंकि लास्ट टाइम में करंट अफेयर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसको फिर पढ़ पाना और उसको याद रख पाना, सबसे मुश्किल काम तो यही होता है कि याद नहीं हो पाता है। मतलब आप पढ़ तो लेंगे लेकिन याद नहीं रहेगा। तो कहते हैं ना, बूंद बूंद वाला जो स्ट्रेटजी होती है, यानी कि डेली का डेली अगर हम काम निपटाते चलें तो हल्का भी लगता है और लास्ट टाइम में आपको उतना एफर्ट नहीं करना पड़ता है जितना एफर्ट मतलब लगेगा अगर आप अभी से नहीं करेंगे तो ये करंट अफेयर का नोट्स है और अगस्त का महीना चल रहा है, तो 1 से लेकर 4 अगस्त तक जो भी करंट आपके हैं तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो खासतौर से टीजीटी पीजीटी वालों के लिए, जो लोग प्राइमरी सुपर टेट का इंतजार कर रहे हैं। आपको पता ही है कि लगभग 56,000 पदों पर प्राइमरी में शिक्षक भर्ती आने वाली है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और पीसीएस का भी फार्म आप लोगों ने भरा होगा, क्योंकि इस बार पीसीएस में बहुत सारे जो पद थे वो स्पेशली शिक्षा जगत से थे और बीएड वालों के लिए थे, तो बहुत सारे आवेदन हुए होंगे। तो सभी के लिए वीडियो यूजफुल रहेगा। इसकी पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में दी जाएगी। पेड ग्रुप की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। तो सबसे जरूरी तो ये है कि पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026, ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इसे जो कहते हैं और ईपीआई के नाम से इसे संबोधित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो रैंक ऑफ इंडिया है, हमारे देश भारत का जो स्कोर है बहुत मायने रखता है और पहले स्थान पर कौन है। तो ध्यान देना, यहाँ पर पहले स्थान पर तो एस्टोनिया है। एस्टोनिया जो है ये पहले स्थान पर है और भारत का स्थान जो है दोस्तों, देखो यहाँ पर भारत ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया हुआ है। कुल 177 देश इस परफॉर्मेंस इंडेक्स में शामिल हुए हैं और भारत 176वें स्थान पर है। यानी कि जो लास्ट वाला देश है लाओस को हम छोड़ दें तो बस उससे एक कदम ऊपर है, जबकि लाओस बहुत छोटा सा देश है और लाओस से भारत की कोई तुलना ही नहीं है। उसके बावजूद मतलब कि हमारे यहाँ जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस है बहुत ही बैड है। भारत का स्कोर केवल 22.76 है, ठीक है। अब ध्यान देना कि इसको जारी कौन करता है, तो मुख्य रूप से इसमें नाम आता है एल यूनिवर्सिटी का नाम आता है, और भी अन्य शोध संस्थान होते हैं लेकिन एल यूनिवर्सिटी का नाम आप लोग याद रखिएगा। कुल 177 देश इसमें शामिल होते हैं और 47 संकेतक इसमें शामिल किए जाते हैं। 47 संकेतक होते हैं जिसके आधार पर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को जारी किया जाता है। तो टॉप 5 के नाम हम याद कर लेते हैं, जो कि एस्टोनिया है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग है, तीसरे स्थान पर यूके है, चौथे स्थान पर फिनलैंड है और 5वें स्थान पर नीदरलैंड है। रैंक ऑफ इंडिया 176 आउट ऑफ 177, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपका रिवीजन करवा देते हैं, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक हैं और उसमें भारत किस स्थान पर रहा, तो ये रिपीट हो सकता है एग्जाम में। जैसे कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025, अभी 2026 का आया नहीं है, तो हम इसी से काम चलाएंगे और आपका जो पेपर सेटर होगा वो भी इसी से काम चलाएगा। अब आपकी परीक्षा तक अगर नया इंडेक्स आ जाएगा तो उसको भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो भ्रष्टाचार के मामले में दोस्तों भारत 91वें स्थान पर है और टॉप पर डेनमार्क है। मतलब कि सबसे कम जो भ्रष्टाचार है वो डेनमार्क में है, सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में है। भारत 91वें स्थान पर है और इस सूचकांक को जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ओके। नेक्स्ट आपका है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसे अक्सर जो है एग्जाम में HDI भी लिख दिया जाता है, HDI 2025। भारत की रैंक इसमें दोस्तों बहुत अच्छी नहीं है, 130, 130वें स्थान पर भारत है, टॉप पर आइसलैंड है। इसे जारी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। तो इसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भारत इसमें 131वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। तो मानव विकास सूचकांक को या फिर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, दोनों में टॉप पर आइसलैंड है। और SDG इंडेक्स 2026, SDG इंडेक्स यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2026, ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन। भारत इसमें 94वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है, ठीक है। और
अगर हम देखें फिनलैंड के बारे में तो जो हैप्पीनेस इंडेक्स आता है उसमें भी फिनलैंड ही टॉप पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 भारत 38वें स्थान पर है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। इसे वाइपो जारी करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका 20वां ग्लोबल पीस इंडेक्स, विश्व शांति सूचकांक 2025, ये 20वां क्रम था। इसमें भारत 127वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। आइस सफ़ेद होती है और सफ़ेद जो है शांति का प्रतीक होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। और ये जो IEP इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ये संस्था है, और ये जो है एक इंडिपेंडेंट नॉन पार्टीशन ग्लोबल थिंक टैंक है, ठीक है। और इसके बाद है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, मैंने आपको बताया था फिनलैंड इसमें टॉप पर है, और इसमें भारत 116वें स्थान पर है। इसे जारी कौन करता है? UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट अगला है भूख सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसको इंडिकेट करते हैं GHI से। तो भारत इसमें 102वें स्थान पर है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये काफ़ी चर्चा में रहा था, 2026 में भारत जो है 197वें स्थान पर है, टॉप पर नॉर्वे है। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो इंडेक्स हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, भारत सरकार ने पहली बार सेवा उत्पादन सूचकांक को जारी किया है। तो ये पहली बार जारी किया गया है, तो एग्जाम में ये पूछेंगे कि सेवा उत्पादन सूचकांक ये कौन सा मंत्रालय जारी करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो सेवा उत्पादन सूचकांक होता है इसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि इसके मंत्री का नाम क्या है, आप बताइएगा। और ये जो सेवा उत्पादन सूचकांक जारी किया गया दोस्तों, ये 2024-25 को आधार बनाया गया। पहला सूचकांक अप्रैल 2026 के लिए जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, मई 2025 में E0 FIR सिस्टम को स्टार्ट किया गया था। 2025 की बात हो रही है, 2026 की नहीं। तो मई 2025 में E0 FIR सिस्टम को स्टार्ट किया गया था। इसमें जो साइबर धोखाधड़ी होती है, कई बार होता है ना कि आपके मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन आता है कि मतलब आपका एक पार्सल आया हुआ है, या फिर ऐसे ही करके आपसे जो पैसे की धोखाधड़ी की जाती है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मतलब आप ये जो FIR है इसे इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि मोबाइल फ़ोन से दर्ज करवा सकते हैं। हालांकि 3 दिनों के भीतर आपको संबंधित थाने में जाना पड़ेगा। फिर जो E0 FIR है ये परमानेंट FIR में जो होती है उसमें बदल जाती है। तो ध्यान देना यहाँ पर कि हाल ही में जो आंकड़े आए हैं वो ये बता रहे हैं कि सबसे अधिक जो E0 FIR है ये दिल्ली में दर्ज हुआ है, दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ है। तो बस ये याद रखना है आपको कि E0 FIR शुरुआत मई 2025 में, और सबसे अधिक संख्या में E0 FIR जो है दर्ज हुई है दिल्ली में, दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ है। अगला है 10वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026। तो ये दोस्तों मोबाइल कांग्रेस है और ये 10वां क्रम में 2026 में इसका आयोजन अक्टूबर के महीने में होगा, 7 से 10 अक्टूबर 2026 तक। कहाँ पर होगा? तो दिल्ली में होगा। बस दिल्ली याद रखो, बाकी यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारका याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसका आयोजन मोबाइल है तो दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा मिलकर किया जाएगा, और इसकी थीम है सीमाओं से परे विस्तार। ओके, फिर देखिए भारत का पहला समर्पित सैन्य चिकित्सा विभाग कहाँ पर शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये शुरू हुआ है लखनऊ में, ठीक है। अब ये समर्पित सैन्य चिकित्सा विभाग, इसका मतलब ये हुआ कि सेना में जो लोग हैं अगर उनको कोई बीमारी होती है, कोई चोट लगती है, तो यहाँ पर यानी कि जो लखनऊ का कमांड अस्पताल है, सेंट्रल कमांड, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का वर्चुअल उद्घाटन रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है 29 जुलाई को। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस तो 30 जुलाई को मनाते हैं, विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस। तो इंसान की तस्करी अब भी हो रही है जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी वजहें होती हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो इसमें जो है कई बार तो होता है ना कि अंग निकालने के लिए इनकी ट्रैफिकिंग की जाती है, कई बार बहुत से दुराचार वाले कामों के लिए भी ये ट्रैफिकिंग होती है। तो 30 जुलाई को मनाया जाता है विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस। ट्रैप्ड बिहाइंड द स्कैम, ये जो है इसकी थीम है इस बार 2026 में। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारे फैक्ट छिपे हुए हैं। क्रम इसका 16वां है। आयोजन करता है हॉकी इंडिया, ये जूनियर वर्ग के लिए है
और इसमें पुरुष ही केवल खिलाड़ी शामिल होते हैं और यह राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 है। तो बहुत सारे नाम यहाँ पर जुड़ रहे हैं जिसको आप याद रखेंगे। ये तमिलनाडु में आयोजित किया गया 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। तो अभी तो 8 अगस्त आया नहीं है, 8 अगस्त को हम आपको बता पाएंगे कि फाइनली जो है इसमें टॉप पर कौन रहा। कुल जो है 30 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और 21 साल तक के जो खिलाड़ी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 2011 से हुई थी हॉकी इंडिया के द्वारा। ओके, अगला है पिछला संस्करण पंजाब में हुआ था। अब ये जो हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 15वां संस्करण था, ये 16वां है, इसके पहले 15वां होगा। तो 15वां संस्करण हुआ था पंजाब में। कब हुआ था? 2025, पिछले साल 12 से लेकर 23 अगस्त के बीच में। तब ये जो विजेता बना था हॉकी हरियाणा बना था, उड़ीसा को हराया था। ठीक है। स्टेट बैंक 2026 में बेसल 3 नियमों के अनुसार 81 परपेचुअल बॉन्ड जारी करने वाला भारतीय बैंक बनने जा रहा है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो बेसल 3 नियम है ये क्या होते हैं, आगे आपको बताऊंगा। तो ये जो 81 परपेचुअल बॉन्ड है दोस्तों, ये जारी कर रहा है कौन? स्टेट बैंक। ये याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो इसके जरिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए जुटाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बेसल 3 एक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियम है। इसका उद्देश्य होता है कि बैंक के पास संकट के समय नुकसान सहने के लिए पर्याप्त पूंजी हो। तो जिसके लिए ये जो बॉन्ड है इसको जारी किया गया है। अब स्टेट बैंक है इसकी हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1806 में। फिर 1809 में बैंक ऑफ कोलकाता का नाम बदल गया। अब कोलकाता की जगह बैंक ऑफ बंगाल इसे कर दिया गया। कोलकाता की जगह किसने ले ली? बंगाल ने ले ली। तो बैंक ऑफ कोलकाता नहीं बल्कि तब ये इसका नाम बैंक ऑफ कलकत्ता था, अब कोलकाता कहेंगे आप। तो बैंक ऑफ कलकत्ता ये हो गया 3 साल के बाद बैंक ऑफ बंगाल। फिर क्या होता है? 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास का विलय हो गया। अब ये जो 3 बैंकें थी 1921 में जब मर्ज हो गई, तब तीनों बैंकों का संयुक्त नाम कर दिया गया इंपीरियल बैंक। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जबकि यही जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था 1955 में आज़ादी के बाद, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कर दिया गया और इसका नाम बदल कर दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ध्यान दीजिएगा कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना है इसीलिए कहा जाता है कि 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है। चेयरमैन है चेल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक है, इसको आप CS शेट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप सुनील शेट्टी से मत जोड़िएगा लेकिन याद रखिएगा। इसका जो टैग लाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। ओके, बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2026। तो दोस्तों इस पर एक कंप्लीट वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, लेकिन इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं के 38 किलोग्राम जूडो वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब राष्ट्रमंडल खेल शुरू हुए थे ना, तो भारत के जो पहला पदक था वो अस्मिता डे ने ही जीता था। तो अस्मिता डे, इन्होंने कनाडा की हेड्डी क्वाच को हराया था और अस्मिता डे राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो अस्मिता डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ये ग्लासगो में हुए थे, आपको याद ही होगा। और भारतीय जूडो खिलाड़ी हर्ष सिंह ने भी 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है और इन्होंने हराया था जोशुआ कार्ड्स को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल पर जो वीडियो मैंने अपलोड किया है देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लद्दाख प्रशासन ने कितने धरोहर स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो 23 ऐसे जो धरोहर स्थल हैं जिनको लद्दाख प्रशासन ने संरक्षित स्मारक में शामिल कर लिया है। अब लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कौन है? प्रशासक हैं विनय कुमार सक्सेना, नाम याद रखिएगा। लद्दाख की जो कैपिटल होती है लेह कारगिल है। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसी एग्जाम में आया था ये, कि भारत का जो पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व है कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो हेनले लद्दाख में। ठीक है, और विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व स्तनपान सप्ताह, जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों के लिए सबसे अच्छा जो फूड होता है वो माँ का दूध ही होता है। तो स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए 1 से 7 अगस्त तक प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस साल की थीम है जीवन की अस्थायी शुरुआत के लिए स्तनपान जो कारगर है उसे मजबूत करें। 1 अगस्त को मनाते हैं WWW डे,
तो ये दोस्तों जो WWW डे है, इसके जनक होते हैं टिम बर्नर्स ली। तो उन्हीं की याद में 1 अगस्त को मनाते हैं WWW डे। ये याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है महाराष्ट्र सरकार के राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड। राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड ये कौन देता है? तो महाराष्ट्र सरकार इसे देती है। तो राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड के लिए चुना गया है किसको? रानी मुखर्जी को चुना गया है। रानी मुखर्जी को याद होगा आपको, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ था 2025 में हुआ था ना, तो उसमें मिसेज चटर्जी VS नॉर्वे ये मूवी थी। तो इस मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। ये जो मूवी है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा आप लोग अगर टाइम मिले तो। हालांकि बहुत इसमें एक भारत की घटना है जिसमें क्या हुआ था कि जो भारतीय तरीका होता है बच्चों के पालन पोषण का, उसको नॉर्वे में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और वहाँ की सरकार जो है वो बच्चे को ले लेती है। फिर अपने बच्चे को वापस पाने की जो लड़ाई है उसे लड़ती हैं रानी मुखर्जी, और अंत में बच्चा इनको मिलता है। तो थोड़ा सा इसे एक दूसरे वे में प्रस्तुत किया गया है, बस यही कहानी है। राजस्थान भारत का पहला राज्य बना है जो रेयर अर्थ एलिमेंट यानी कि दुर्लभ पृथ्वी पदार्थ, दुर्लभ पृथ्वी तत्व को खोजने के लिए अन्वेषण लाइसेंस जारी करता है। यानी कि अगर आपको रेयर अर्थ एलिमेंट को सर्च करना है, खोजना है राजस्थान में, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और राजस्थान भारत का पहला राज्य बना है। ये लाइसेंस हाल ही में दिया गया है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड को। रेयर अर्थ एलिमेंट्स में जैसे कि लैंथनम आता है, सेरियम आता है और प्रेजियोडाइमियम आता है या नियोडाइमियम, ये आते हैं। ओके, अगला है गुजरात के पारंपरिक पिथौरा चित्रकला को GI टैग मिला है। GI टैग दोस्तों, भारत में जो पहला GI टैग पाने वाला पदार्थ है वो आपको पता है दार्जिलिंग की चाय थी, 2004 में इसे मिला था। यह राठवा, भिलला और नायक जनजातियों की पारंपरिक भित्ति चित्रकला है। तो वहाँ की जनजातियाँ होती हैं राठवा, भिलला और नायक, तो उनकी मतलब कृतियाँ हैं जिनको GI टैग प्रदान किया गया है। यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको क्या इंडिकेट करेंगे? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो फिलहाल तो कोलकाता में है, और इसके द्वारा तैयार भारत की पहली लेपिडोप्टेरा की सूची के अनुसार देश में तितलियों और पतंगों की कुल कितनी प्रजातियां दर्ज की गई हैं? तो 12 साल JSI ने ये मतलब सूची तैयार करे में 12 साल का समय लिया है, और ये बताया कि भारत में फिलहाल 13,703 तितलियों और पतंगों की कुल प्रजातियां पाई गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ध्यान दीजिएगा कि जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? तो दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना है इसका उद्देश्य होता है झीलों, बांधों और जलाशयों पर तैरते हुए सोलर प्लांट लगाकर स्वच्छ बिजली बनाना और भारत को ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना। तो दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना है तो इसके लिए कुल बजट जारी किया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 5,070 करोड़ रुपए का, और इस योजना में पानी की सतह पर तैरने वाले सोलर पैनल लगाए जाएंगे। 2026-27 से लेकर 30-31 तक ये योजना चलेगी। वर्तमान में हमारी जो सोलर एनर्जी की क्षमता है, सौर ऊर्जा की जो क्षमता है वो 278 मेगावाट है। भविष्य में हम इसे बढ़ाकर 600 मेगावाट करने वाले हैं 2031 तक। भारत में जो सौर ऊर्जा की स्थिति दोस्तों, तो 2014 तक ये लगभग 3 गीगावाट ही थी। कितना? 3 गीगावाट ओनली 2014 में। 25 में बढ़कर यह 129 गीगावाट हो गई है, और कुल मिला के देखा जाए तो 278 मेगावाट वर्तमान में है। भारत का लक्ष्य क्या है कि 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता उत्पन्न करना, ये भारत का लक्ष्य है। कब तक? 2030 तक। भारत की सबसे बड़ी सोलर फ्लोटिंग परियोजना ये ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। एक योजना नई लॉन्च की गई है समुद्र मंथन योजना। जैसा कि आप जानते हैं समुद्र में बहुत सारे तत्व पड़े हुए हैं, बहुत सारे पदार्थ पड़े हुए हैं जो कि मतलब मानव जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, तो अब प्रयास ये किया जा रहा है कि हम विदेशों पर नहीं, हमारा अपना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हम इसे उत्पन्न कर सकें। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने समुद्र मंथन योजना को स्टार्ट किया है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। उद्देश्य क्या है? समुद्र के नीचे छिपे तेल और प्राकृतिक संसाधनों की खोज करना। अब एक नाम आ रहा है वर्षा अशोक अगलावे का। तो दोस्तों वर्षा अशोक अगलावे, हाँ मैंने आपको बताया आपको कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 54वीं और
पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। तो दोस्तों ये जो GSI है इसकी स्थापना होती है 1851 में। तब भारत में ब्रिटिश काल था, तभी इसकी स्थापना हुई थी और तब से लेकर अब तक कोई भी महिला इसकी महानिदेशक नहीं बनी थी। अब वर्षा अशोक अगलावे इसकी पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। हालांकि ऑल ओवर 54वीं हैं लेकिन पहली महिला हैं। तो इन्होंने स्थान लिया है असित साहा का। और GSI और ZSI दोनों का मुख्यालय मिलेगा आपको कोलकाता में। ठीक है, अगला है देश की पहली माल ढुलाई करने वाली वंदे भारत फ्रेट EMU रेल का टेक्निकल ट्रायल कहाँ पर शुरू हुआ है? तो राजस्थान में। जब फ्रेट शब्द आ जाए तो समझ लेना कि इसका संबंध माल ढुलाई से है। तो वंदे भारत ट्रेनें जो होती हैं काफ़ी स्पीड से चलती हैं, तो माल ढुलाई में इससे गति मिलेगी। तो भारत की जो पहली वंदे भारत फ्रेट EMU रेल है इसको राजस्थान में स्टार्ट किया गया है और इसे बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा। 3 अगस्त को मनाया गया था भारतीय अंगदान दिवस। और देखो ये भारतीय अंगदान दिवस है जो कि 3 अगस्त को होता है, जबकि विश्व अंगदान दिवस ये होता है 13 अगस्त को। ठीक है, राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026। अब इसको राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल मत करना, ये अलग से होता है। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 22वां संस्करण था और ये 23 जुलाई से 2 अगस्त तक खेला गया। त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में। भारत ने 5 में से 4 स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष एकल का जो स्वर्ण पदक है जीता है अंकुर भट्टाचार्य जी ने। महिला एकल का यशस्विनी घोरपड़े ने। इसको आप याद रखेंगे। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का पहला आयोजन 1971 सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, और अगर एग्जाम में आ गया, कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि निपुण क्या है? निपुण, तो दोस्तों निपुण जो है ना ये क्या है, ध्यान देना। 30 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना को दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल जिसे DSV कहते हैं, तो मतलब समुद्र के अंदर काफ़ी गहराई तक ये जो मशीन होती है ये गोता लगा लेती है। एक प्रकार का यह जहाज है, इसीलिए इसे कहते हैं DSV डाइविंग सपोर्ट वेसल, जो कि एक विशेष जहाज होता है। पनडुब्बी नहीं, ये एक जहाज है। ठीक है, तो ये निपुण क्या है? डाइविंग सपोर्ट वेसल है और ये भारतीय नौसेना में शामिल हो गई है। भारतीय नौसेना में शामिल जो पहली DSV है डाइविंग सपोर्ट वेसल, उसका नाम निसार है। निसार और निपुण ये 2 DSV हैं जो कि भारतीय नौसेना में शामिल हो चुके हैं। PM किसान योजना, जिसके अंतर्गत आपको पता ही है कि किसानों को 3-3 महीने के गैप पर, 4-4 महीने के गैप पर 2-2 हज़ार रुपये, कुल मिला के 6,000 रुपये सालाना सहायता मिलती है। इस योजना को बढ़ा दिया गया है 5 साल के लिए। तो 2026-27 से इसे 2030-31 तक डेवलप किया गया है, बढ़ाया गया है आगे। और इसकी शुरुआत होती है 2019 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। तो दोस्तों ये 1 से 4 अगस्त तक का, इसी प्रकार से हम जितने भी करंट अफेयर हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगला वीडियो जो होगा उसमें हम 5, 6, 7, 8 अगस्त का जो करंट अफेयर है उसको इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे। और ये जो PDF है, ये PDF आपको टुकड़े टुकड़े में भी, और जब अगस्त का महीना कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसका जो कंपाइलेशन है उसको भी हम आपके पेड ग्रुप में डालते रहेंगे। पेड ग्रुप में आप लोगों को जो टेस्ट है वो भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। बाकी जो भी आपकी क्लासेस चल रही हैं इसकी PDF ग्रुप में ही जाती है और आपको पर्सनल गाइडेंस भी उपलब्ध कराया जाएगा। और ग्रुप में ही एक डिस्कशन क्लास भी चलेगी जिसकी टाइमिंग मैं आपको तब बताऊंगा जब ग्रुप में लगभग ठीक ठाक संख्या हो जाएगी। उसके बाद वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट किया जाएगा। मतलब मैं लाइव आऊँगा ग्रुप में और वहाँ पर एक सुविधा ये रहती है ना कि मैं बोलूँगा आप भी बोल सकते हैं, मतलब एक तरीके की बातचीत होती है। तो वहाँ पर मैं सिलेबस को डिस्कस करूँगा, आपके सब्जेक्ट को पढ़ाऊँगा, आपके टॉपिक को क्लियर करूँगा और जो भी आपकी दिक्कतें होंगी उनको 1 to 1 सॉल्व करेंगे। तो ये प्रोसेस चलेगा और सप्ताह में 2 दिन ये ग्रुप चलेगा इसी प्रकार से। मतलब उसमें ना काफ़ी आनंद आएगा आपको। आप अपनी बात रखेंगे, मैं आपसे बात कर पाऊँगा, डायरेक्टली आप उसे सुन पाएंगे, कह पाएंगे। टाइप वाइप करने का झंझट उसमें नहीं रहता है। सो थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। लाइक और शेयर जी हाँ कर दीजिएगा।